स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। आकाश ने प्रीति को देखा। उसकी आंखों में स्पष्टता और भावों में शांति थी, नाराजगी का कोई निशान नहीं। वह जानता था कि प्रीति उस घटना को लेकर उससे सचमुच नाराज नहीं थी और उस पर भरोसा करती थी। उसका मन हल्का हो गया और भीतर ही भीतर उसे प्रीति के विश्वास के कारण थोड़ी खुशी भी महसूस हुई। उसका लहजा हल्का हो गया। अध्यक्ष, प्रीति की अंतर्दृष्टि बहुत तेज है, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं। प्रीति ने अध्यक्ष प्रीति का शीर्षक सहजता से स्वीकार कर लिया। हालांकि आकाश स्पष्ट रूप से चिढ़ाते हुए गौरव की नकल कर रहा था, पर उसे अच्छा लगा जब उसने उसे इस नाम से पुकारा। ये सिर्फ उसके नाम का उपयोग करने से कहीं अधिक औपचारिक था। तो अध्यक्ष आकाश, क्या अब हम खाने के लिए चल सकते हैं? हाँ अध्यक्ष प्रीति, आकाश ने कार में बैठते हुए कहा। योगेश, उपवन विहार चलो। जी अध्यक्ष आकाश। कार की खिड़की से प्रीति की निगाहें अपनी कार पर टिक गईं। आकाश ने उसका हाथ थाम लिया। मैं बाद में किसी को तुम्हारी कार घर छोड़ने के लिए कह दूंगा, चिंता मत करो। प्रीति ने जोर से अपना हाथ छुड़ा लिया। तो मुझे अध्यक्ष आकाश का धन्यवाद करना चाहिए। उसने उसे अपना हाथ नहीं पकड़ने दिया और इस बार आकाश ने जोर नहीं दिया। उसे पता था कि उसने क्या झेला है, इसलिए वह उस पर दबाव डालने से हिचकिचाया। प्रीति ने आकाश पर और ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी दादी को फोन किया और बताया कि उसे शाम को कुछ काम है और वह उनके साथ रात का खाना नहीं खा पाएगी। सौभाग्य से डॉक्टर शकुंतला को भी उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि श्रीमती वर्मा उन्हें फिर से ले गई थी। दरअसल उस दिन उनके छोटे समूह में पुराने दोस्त कमल भी शामिल हो गए थे और वे तीनों सेहत के बारे में बड़ी जोरदार चर्चा कर रहे थे। इतना कि डॉक्टर शकुंतला को उनकी गलतफहमियों को दूर करने के लिए जल्दी से फोन खत्म करना पड़ा। प्रीति हल्के से मुस्कुराई। उसकी दादी उससे भी ज्यादा व्यस्त थी और एक भरा पूरा जीवन जी रही थी। वे जल्दी ही उपवन विहार पहुंच गए और योगेश सीधे विला में चला गया। एक सुंदर आंगन में रुका। अध्यक्ष आकाश, हम पहुंच गए। आकाश सबसे पहले बाहर निकला और फिर प्रीति के सिर को बचाते हुए उसे कार से बाहर निकलने में मदद की। विला और आंगन का सर्वेक्षण करते हुए प्रीति ने आश्चर्य से पूछा, शहर में इतना बड़ा भोजनालय कब खुल गया? योगेश ने प्रीति को भोजनालय कहते हुए सुनकर आकाश को अजीब निगाहों से देखा। मन ही मन सोचा कि यह जगह बिल्कुल भी भोजनालय नहीं है, बल्कि एक हॉलिडे होटल है। बिना किसी भाव परिवर्तन के आकाश प्रीति को अंदर ले गया। यह नया है, शहर के केंद्र से दूर स्थित है, तुम्हें इसके बारे में पता न होना सामान्य है। सच में? आश्चर्य करते हुए प्रीति आकाश के पीछे आंगन में चली गई। सर्दी का मौसम था, लेकिन आंगन में बांस अभी भी हरा भरा था। हवा में बांस के पत्तों की सरसराहट मुलायम रोशनी के साथ मिलकर एक स्वप्निल भावपूर्ण माहौल बना रही थी। कमरे में प्रवेश करने के बाद प्रीति आकाश के पीछे खाने की मेज पर बैठ गई, जहां पहले से ही कई तरह के व्यंजन रखे थे, जिन्हें आकाश ने यहां आते समय व्यवस्थित रूप से मंगवा लिया था। खाने की मेज में ही गर्म करने की सुविधा थी, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि जब वे पहुंचे तो खाना अभी भी गर्म रहेगा। अपने सामने की स्थिति देखकर प्रीति बहुत हैरान थी। उसने सोचा था कि आकाश उसे किसी सामान्य भोजनालय में ले जा रहा है और उसने ऑर्डर करने का इंतजार करते हुए उससे काम के बारे में अच्छी तरह से बात करने की योजना बनाई थी। अब जब खाना पहले से ही परोसा जा चुका था, तो काम की बात करना कुछ अनुचित लगा। इसके अलावा उसे भूख लगी थी। उसने दोपहर को ठीक से नहीं खाया था और दोपहर के एक्यूपंक्चर ने उसकी बहुत ऊर्जा खत्म कर दी थी। व्यंजनों का पूरा विस्तार देखकर उसके पेट में उसकी उपेक्षा का विरोध करते हुए हल्की ऐंठन शुरू हो गई। ठीक है, पहले खाना और फिर काम पर चर्चा करना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रीति ने वह सामग्री नीचे रखी जिसे उसने पहले ही उठा लिया था और उसे पास की कुर्सी पर रखा और खाना शुरू कर दिया। मेज कुछ बड़ी थी और आकाश, जो शुरू में उसके सामने बैठा था, कुछ कौर खाने के बाद बहुत दूर महसूस हुआ, इसलिए वह उठा और मेज की उसी तरफ उसके बगल में बैठकर खाने लगा। प्रीति को उसकी कोई परवाह नहीं थी, वह कहीं भी बैठे, इससे उसकी भूख पर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि आकाश के बगल में बैठने के बाद उसके लिए खाना अधिक सुविधाजनक हो गया, क्योंकि वह जिस भी व्यंजन पर नजर डालती, वह तुरंत उसे उठाकर उसकी प्लेट में रखता। उसके इतने सक्रिय होने पर जो कोई भी नहीं जानता होगा, वह यही सोचेगा कि उसके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए वह उससे सहयोग करने को उत्सुक था। इसलिए प्रीति जल्दी ही भर गई। उसने एक नैपकिन निकाला, अपना मुंह और फिर अपने हाथ पोंछे, ब्लैक टी का एक घूंट लिया, अपना गला साफ किया और फिर से सामग्री उठा ली। अपने चेहरे पर एक मानकीकृत औपचारिक मुस्कान के साथ उसने कहा, अध्यक्ष आकाश, क्या आपने हमारे अस्पताल के साथ सहयोग करने पर विचार किया है? आकाश उसकी ओर मुड़ा। उसे काम के मूड में तल्लीन देखकर उसने एक हताश हंसी छोड़ दी। तुम भर गई और अब व्यापार की बात करने के लिए तैयार हो। तुम्हें यह भी परवाह नहीं है कि मैंने पर्याप्त खाया या नहीं। आप खाना जारी रख सकते हैं। मैं बस आपको हमारे अस्पताल के शारीरिक परीक्षा प्रोजेक्ट और मूल्य निर्धारण से परिचित कराऊंगी। मैं आपको हमारे अस्पताल के विभिन्न लाभों के बारे में भी बताऊंगी। आपको बस सुनना है, इससे आपके खाने में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। आकाश ने कोमल बीफ का एक टुकड़ा उठाया और खाते हुए कहा, परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी अस्पताल में कोई भी लाभ हो या मूल्य जो भी हो, निगम आपके साथ सहयोग करेगा। प्रीति के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसकी आवाज थोड़ी ठंडी हो गई। आकाश, मैं आपके साथ गंभीरता से सहयोग पर चर्चा कर रही हूँ। मैं अपनी जान पहचान के भरोसे तार खींचना या पिछली दरवाजे से जाना नहीं चाहती। आप कीमत या योग्यताओं के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, यह मेरे और हमारे अस्पताल के लिए अपमानजनक है। उसे गुस्सा देखकर आकाश के पास कहने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, तो आगे बढ़ो और परिचय दो। धन्यवाद अध्यक्ष आकाश, मुझे यह अवसर देने के लिए। प्रीति के चेहरे पर मुस्कान लौट आए। उसके भाव बदलने की गति ने आकाश को हैरान कर दिया।
उसके सच में कई चेहरे थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह चाहे कोई भी चेहरा पहने, उसे वे सभी पसंद थे। ठीक है अध्यक्ष आकाश, आइए सबसे संवेदनशील मामले कीमत से शुरू करते हैं। जहां तक मुझे पता है, आस्था अस्पताल ने आपके निगम को प्रति व्यक्ति 1500 रुपये की शारीरिक परीक्षा कीमत उद्धृत की है ना? आकाश को ईमानदारी से आस्था अस्पताल में शारीरिक परीक्षाओं की कीमत नहीं पता थी, क्योंकि आस्था अस्पताल के साथ सहयोग ऐसी चीज नहीं थी जिसके बारे में श्री वर्ण ने उसे बताया हो। ये कुछ ऐसा था जिसे उसने सीधे मंजूरी दी थी। उसने भौहें चढ़ाई, कीमत इतनी ज्यादा है? प्रीति ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है ना? क्या वह कीमत बहुत ज्यादा नहीं है? आस्था अस्पताल मूल रूप से आपको लूट रहा है। शारीरिक परीक्षा पर इतना पैसा कौन खर्च करता है? वे आपके निगम को पैसों की मशीन मान रहे हैं। हमारा अस्पताल उसी शारीरिक परीक्षा प्रोजेक्ट के लिए केवल 698 रुपये लेता है, आस्था अस्पताल के आधे से भी कम। कैसा लगा? यह अच्छा सौदा नहीं है। शारीरिक परीक्षा प्रोजेक्ट बिल्कुल समान है। बिल्कुल समान। प्रीति ने 2 शारीरिक परीक्षा सूचियां आकाश के सामने रखी। अध्यक्ष आकाश, कृपया देखें। बाईं ओर आपके निगम के लिए आस्था अस्पताल की शारीरिक परीक्षा प्रोजेक्ट है, दाईं ओर हमारे अस्पताल की। नियमित प्रोजेक्टों में रक्त और मूत्र की दिनचर्या, यकृत और गुर्दे के कार्य, रक्त शर्करा, रक्त लिपिड शामिल हैं। अल्ट्रासाउंड प्रोजेक्टों में पुरुषों के लिए पेट का अल्ट्रासाउंड, मूत्र विश्लेषण, मूत्राशय और थायराइड, और महिलाओं के लिए स्तन, गर्भाशय, थायराइड शामिल हैं। एक छाती सीटी भी है। लेकिन महत्वपूर्ण रूप से हमारा अस्पताल मुफ्त कैंसर स्क्रीनिंग भी प्रदान करता है, और महिला कर्मचारियों के लिए एक अतिरिक्त नियमित स्त्री रोग परीक्षा। क्या आप जानते हैं कि आस्था अस्पताल में इन दोनों परीक्षाओं की कीमत कितनी है? आस्था में कैंसर स्क्रीनिंग 1900 रुपये और स्त्री रोग परीक्षा 1800 रुपये लेती है। अध्यक्ष आकाश, हमारे अस्पताल का मूल्य निर्धारण वास्तव में ईमानदार है। आप बाहर जाकर पूछ सकते हैं। मैं आपको आश्वासन देती हूँ, हमारे स्तर पर कोई अन्य अस्पताल अधिक किफायती और लागत प्रभावी नहीं है। ओह, और हमारे अस्पताल में सभी उपकरण दुनिया में सबसे उन्नत हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि परीक्षा परिणाम किसी भी अन्य अस्पताल की तुलना में अधिक सटीक हों, एक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त जो दूसरों के पास नहीं है। साथ ही आपने हमारे अस्पताल का वातावरण और सेवा देखी है। मैं कहने की हिम्मत करती हूँ कि हम नंबर 1 हैं। कोई भी दूसरा होने का दावा करने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए मैं आस्था को बर्दाश्त नहीं कर सकती और जानबूझकर उससे मुकाबला करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये कीमत पेश की। अन्यथा मैं नामात्र के लाभ और व्यवहार में नुकसान वाले व्यवसाय में शामिल नहीं होंगी। हमारे बाहरी शारीरिक जांच पैकेजों की कीमतें 2000 रुपये से शुरू होती हैं। इस बार आपके निगम के लिए 698 रुपये की कीमत की पेशकश करते हुए आपको इसे मेरे लिए एक रहस्य रखना होगा, वरना हमारे अन्य ग्राहक परेशान हो सकते हैं। आकाश ने उसे वाकपटुता से बोलते हुए देखा और एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह उसे अब पहचानता ही नहीं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी अच्छी तरह से तैयार होगी। वह अपने अस्पताल के प्रोजेक्ट और अपने प्रतियोगी के प्रोजेक्ट दोनों को हथेली पर रखे जानती थी। इसके अलावा वह वाकपटु थी और उसके शब्दों में वे सूक्ष्मताएं थीं जिन्हें केवल एक अनुभवी बाजार खिलाड़ी ही जान पाएगा। इस समय वह ऐसी डॉक्टर नहीं लग रही थी जो केवल एक्यूपंक्चर जानती हो, बल्कि एक बातचीत विशेषज्ञ जैसी लग रही थी। उसने ये सब कब सीखा? या क्या वह हमेशा से ये सब जानती थी और वह बस उसके बारे में बहुत कम जानता था, ये जाने बिना कि वह वास्तव में कितनी सक्षम थी? इसके अलावा विभिन्न बातचीत तकनीकों का उपयोग करते हुए उसने अपना सच्चा स्वभाव भी बनाए रखा, कैंडिडली ये स्वीकार करते हुए कि वह आस्था से मुकाबला करना चाहती थी क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करती थी। इसलिए शक्ति कॉप से कर्मचारियों की शारीरिक परीक्षा प्रोजेक्ट छीनने का उसका दृढ़ संकल्प था। यह आकाश के लिए आश्चर्यजनक था। उसे कभी नहीं पता था कि उसके पास इतनी ताकतें हैं या उसके पास एक व्यापार कुशल दिमाग भी है। उसने प्रीति के हाथों से 2 शारीरिक परीक्षा प्रोजेक्ट सूचियां लीं और जल्दी से स्कैन करने के बाद एक कामकाजी लहजे में कहा, आपके अस्पताल द्वारा उद्धृत कीमत वास्तव में काफी उचित है, लेकिन मुझे वापस जाकर आस्था अस्पताल से परीक्षा प्रोजेक्ट और उद्धरणों की पुष्टि करनी होगी। कोई समस्या नहीं, बेझिझक पुष्टि करें। प्रीति को उसके जांच करने से डर नहीं लगा और उसकी ऐसा करने की इच्छा ने दिखाया कि वह वास्तव में इस सहयोग को गंभीरता से ले रहा था। उसे एक परिचित के रूप में नहीं बल्कि एक प्रोजेक्ट भागीदार के रूप में मान रहा था। उसने अपने अस्पताल की मूल्य सूची निकाली और आकाश को सौंप दी। ये हमारा उद्धरण है, अध्यक्ष आकाश। आप वापस जाकर इसकी तुलना कर सकते हैं, न केवल आस्था अस्पताल से बल्कि अन्य अस्पतालों से भी। हम तुलना से नहीं डरते हैं। आकाश ने इसे लिया और उस पर नजर डाली, इसे अन्य सूचियों के साथ रखा। ठीक है, मैं किसी को उनकी तुलना करने के लिए कहूंगा। अपना आधा मिशन पूरा होने पर प्रीति ने बहुत राहत महसूस की। तो धन्यवाद अध्यक्ष आकाश। कृपया आराम से खाएं। वह थोड़ी उत्तेजित होकर खड़ी हो गई, टहलने लगी और सुरुचिपूर्ण छोटे आंगन की प्रशंसा करने लगी, जबकि यह सोच रही थी कि वह केवल शक्ति कॉप के साथ सहयोग नहीं चाहती थी, वह पूर्वी साम्राज्य और गुप्ता परिवार समूह के साथ भी सहयोग चाहती थी। उसे वह पैसा कमाना था जो वहां पड़ा था। वह सिर्फ इसलिए इससे बच नहीं सकती थी क्योंकि वह इन निगमों के लोगों को जानती थी। क्या यह उसे मूर्ख नहीं बना देगा? बाजार बहुत बड़ा था और यह अस्पताल को ला सकता था संभावित लाभ अथाह थे। विचारों में खोई हुई उसने बिना महसूस किए एक दरवाजा खोल दिया, केवल अपने सामने धुंध से ढके दृश्य से स्तब्ध होने के लिए। उसे वापस आकाश की ओर मुड़ने में एक पल लगा। यहाँ गर्म पानी का झरना क्यों है? क्या ये भोजनालय नहीं है? आकाश बिना विचलित हुए उठा और उसके पास चला गया। यह एक भोजनालय है जिसमें गर्म पानी का झरना भी है। खाने के बाद आप आराम करने के लिए डुबकी लगा सकते हैं। क्या आप कोशिश करना चाहेंगी? प्रीति थोड़ी झिझकी। वह काफी लालायित थी। अगर यहाँ आरुष होता तो वह निस्संदेह बिना किसी हिचकिचाहट के कोशिश करती, लेकिन उसके सामने खड़ा आदमी आकाश था और वह उसके साथ शामिल नहीं होना चाहती थी। जैसे कि उसकी आशंका को महसूस करते हुए आकाश ने कहा, तुम अकेले भिगो सकती हो।
बगल में एक और गर्म पानी का झरना है, मैं वहां जाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस आवाज देना। ये सिर्फ एक दीवार दूर है, मैं सुन लूंगा। वह नीचे झुका और एक लाउंज कुर्सी से एक स्विमसूट उठाया। ये भोजनालय द्वारा प्रदान किया गया एक बार उपयोग किया जाने वाला स्विमसूट है, तुम इससे काम चला सकती हो। ये कहकर वह मुड़ा और चला गया। गर्म पानी के कुंड के पास प्रीति अकेली रह गई। स्विमसूट को गले लगाते हुए वह अभी भी पानी में नहीं उतरी थी। आसपास पूरी तरह से शांत हो गया और इससे पहले कि उसे प्रतिक्रिया करने का समय मिलता, आकाश पहले ही जा चुका था। जब आकाश वहां था तो उसे डर नहीं लगा, लेकिन अब जब वह चला गया था तो हर जगह उसे थोड़ी भयावह और डरावनी लग रही थी। रोशनी थोड़ी पीली थी, कृत्रिम चट्टानों पर अजीब छाया डाल रही थी, जिससे प्रीति को ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी भी क्षण विकृत पत्थर प्रतिशोधी आत्माओं में बदल सकते हैं और उस पर झपट सकते हैं। बांस के पत्तों की कभी सुखद सरसराहट अब रात में फुसफुसाते भूतों की तरह लग रही थी। सफेद धुंध छोड़ते हुए गर्म पानी के झरने को देखकर वह लगभग विश्वास कर सकती थी कि यह एक दलदल बन गया था जो एक व्यक्ति को रसातल में खींच सकता था। अपनी कंपकंपी को नियंत्रित करने में असमर्थ प्रीति ने तुरंत आवाज लगाई, आकाश, जल्दी से यहाँ आओ। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, आकाश उसके सामने प्रकट हो गया। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। क्या हुआ? प्रीति ने अपना सिर उठाया, उसे खाली आंखों से घूरते हुए। तुम गए नहीं? नहीं, जब तुम यहाँ हो तो मैं कैसे जा सकता हूँ? तो तुम क्यों कह रहे थे कि तुम बगल में जा रहे हो? मैंने तुम्हें धोखा दिया, इस डर से कि अगर मैं यहाँ होता तो तुम भिगोती नहीं। मैंने इंतजार करने की योजना बनाई, जब तुम पानी में उतरोगी तो मैं गर्म पानी के झरने में कूद जाऊंगा ताकि हम साथ में भिगो सकें। आकाश ने अपना हाथ उठाया और उसके चेहरे को छुआ। क्या तुम डर गई थी? यहाँ अकेले होने से डरी हुई? प्रीति एक पल के लिए झिझकी लेकिन स्वीकार किया, थोड़ा डरावना। मैं अब और भिगोना नहीं चाहती, मैं घर जाना चाहती हूँ। उसने उसे धोखा देने के लिए डांटने की भी जहमत नहीं उठाई। इतनी डरपोक, फिर भी तुम्हें इतनी हॉरर फिल्में देखना क्यों पसंद है? हो सकता है कि यह ठीक इसलिए हो कि मैं बहुत ज्यादा हॉरर फिल्में देखती हूँ कि मेरा साहस कम हो जाता है। अभी भी उन्हें देख रही हो? प्रीति ने सिर हिलाया। नहीं, मैं हाल ही में बहुत व्यस्त हूँ, देखने का समय नहीं। उन्हें देखना बंद कर दो। यह फैसला करने वाले तुम नहीं होते। अगर तुम सच में देखना चाहती हो तो मुझे फोन कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ देखूंगा। मेरे वहां होने पर कोई भी राक्षस या भूत पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। क्यों? क्या तुम्हारे जन्मपत्री खास हैं? क्या तुम भूतों को भगा सकते हो? मुझे नहीं पता कि मेरी जन्मपत्री खास है या नहीं, लेकिन मैं निश्चित रूप से अद्वितीय रूप से निर्मम हूँ। यहाँ तक कि भूत भी कमजोरों को परेशान करना पसंद करते हैं और मजबूतों से बचते हैं। वे मुझ जैसे शैतान को देखकर दूर ही रहेंगे। प्रीति चुप हो गई। उसमें आत्मा आलोचना की एक कला थी, लेकिन उसके शब्द अब कोमल थे, किसी शैतान जैसे नहीं। जैसे ही वह इस पर विचार कर रही थी, आकाश ने अचानक उसे क्षैतिज रूप से अपनी बाहों में उठा लिया। प्रीति चौंक गई। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें गर्म पानी के झरने में भिगोने ले जा रहा हूँ। जैसे ही उसने बात की, आकाश उसे सीधे गर्म पानी के कुंड में ले गया। प्रीति सदमे में थी। मेरे कपड़े सब गीले हो गए हैं। ये ठीक है, मैं बाद में किसी को तुम्हारे लिए एक नया सेट तैयार करने के लिए कहूंगा। आकाश के कपड़े भी भीग गए थे। उसने खाते समय पहले ही अपना सूट उतार दिया था और अब उसके ऊपरी शरीर पर केवल एक शर्ट थी। गीली शर्ट उसके शरीर से चिपक गई थी, उसकी सेक्सी और टोन्ड मांसपेशियों की रूपरेखा को उजागर कर रही थी। प्रीति गर्म पानी में डूबी हुई प्रारंभिक घबराहट के बाद शांत हो गई। चून के कपड़े पहले ही गीले हो चुके थे, उसने भिगोने का फैसला किया, अन्यथा यह व्यर्थ होगा। गीला होने पर कश्मीरी स्वेटर भारी था, इसलिए प्रीति ने उसे उतार दिया, केवल अपना बेस लेयर पहने रखा। वह एक चिकनी बड़ी चट्टान पर अर्ध रिक्लाइन हो गई, गर्म पानी को अपने शरीर को घेरने दिया। उसके पैर हल्के से तैर रहे थे। उसने संतुष्टि से आह भरी। ये जगह अच्छी है, मुझे अगली बार आरुष को यहाँ लाना चाहिए। मैंने सुना है कि गर्म पानी के झरनों में भिगोना त्वचा के लिए सुंदर और पौष्टिक होता है। एक बार भिगोने के बाद अगले दिन त्वचा विशेष रूप से अच्छी दिखती है। आरुष को ये पसंद आएगा। आकाश बहुत खुश नहीं था। वह प्रीति के साथ गर्म पानी के झरनों में भिगो रहा था, फिर भी वह केवल आरुष के बारे में बात कर रही थी। आरुष का उसके दिल में बहुत ज्यादा महत्व था। हर अच्छी चीज जो वह सोचती थी उसमें पहले आरुष शामिल होता था और उसने खुद को थोड़ा ईर्ष्यालु पाया। अभी भी आरुष के बारे में सोच रही हो? अब भूतों से डर नहीं लगता? प्रीति गर्म पानी की गर्मी का आनंद लेने के लिए आराम से अपनी आंखें बंद करते हुए लापरवाही से बोली, क्या तुम यहाँ नहीं हो? तुम्हारे आसपास होने पर भूत आने की हिम्मत नहीं करेंगे। फिर भी उससे कुछ स्वीकृति मिलने पर आकाश कुछ हद तक खुश महसूस हुआ। वह प्रीति के बगल में लेट गया और फिर पानी के नीचे उसका हाथ पकड़ लिया। प्रीति ने दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। उसने हार मान ली। लेकिन उसे अचानक कुछ याद आया और उसने आंखें खोलकर आकाश को देखा। अध्यक्ष आकाश, मुझे याद है कि तुमने कहा था कि तुमने पारिवारिक विरासत के अधिकार और निगम की हर चीज छोड़ दी है। क्या निगम में अभी भी तुम्हारा कोई कहना है? हमारी आज रात की सहयोग वार्ता व्यर्थ तो नहीं होगी, है ना? आकाश ने उसका हाथ अपने पेट के ऊपर रखा। उसके लहजे में लंबे समय से न दिखी अहंकार की झलक थी। अध्यक्ष प्रीति, निश्चिंत रहें। वर्मा परिवार अब बूढ़ा और कमजोर है, कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि मैंने कहा कि मैंने विरासत के अधिकार छोड़ दिए हैं, केवल एक चिकित्सा जांच सहयोग दांव पर है और मैं जिसके साथ कहूंगा हम उसी के साथ सहयोग करेंगे। प्रीति हंसे बिना नहीं रह सकी। ये वही आकाश था जिसने उसे परिचित महसूस कराया। यह उसका असली रूप था। तो मैं अध्यक्ष आकाश से अच्छी खबर की उम्मीद करूंगी। अध्यक्ष आकाश, आपको जल्दी करनी होगी। आपके निगम के आधे कर्मचारियों ने पहले ही आस्था अस्पताल में अपनी जांच करवा ली है। अगर आप और देरी करते हैं तो हर कोई अपनी जांच खत्म कर सकता है और आपके निगम का नुकसान बहुत बड़ा होगा। आखिरकार हमारे अस्पताल की जांच इतनी सस्ती है ना?
आकाश ने उसे देखा, उसकी मुस्कान में एक चतुराई थी और उसकी आवाज में थोड़ी नजाकत थी जिसने लगभग उसके दिल को पिघला दिया। उसके गाल मूल रूप से थोड़े बैंगनी थे और 5 खरोंच के निशान थे, लेकिन रात तक वे निशान काफी हद तक फीके पड़ गए थे। गर्म पानी के झरने में भिगोने के बाद उसके गालों की सूजन भी गायब हो गई थी। उसका चेहरा अपनी मूल स्थिति में लौट आया था, गोरा और लालिमा की झलक के साथ और छूने में नाजुक। वह वास्तव में सुंदर थी, लुभावनी रूप से सुंदर। उसने हमेशा दूसरों को ये कहते सुना था कि वह सुंदर है, खासकर उसके सहायक जिसने उसकी सुंदरता को अद्वितीय बताया था। तब उसे वास्तव में ज्यादा महसूस नहीं हुआ था। केवल जब उसने वास्तव में उसे पसंद करना शुरू कर दिया, तभी वह इस आश्चर्यजनक सुंदरता की सराहना कर सका। मूल रूप से वह खुद को रोक सकता था, लेकिन फिर अप्रत्याशित रूप से प्रीति ने उसके पेट को सहलाया। वह तुरंत तन गया। क्या यह मजेदार है? प्रीति ने अपनी उंगलियों को उसकी छाती के पतली शर्ट पर घुमाया, उसकी दृढ़ता और उसमें समाये आश्चर्यजनक ताकत को महसूस किया। उसने सिर हिलाया। यह मजेदार है, तुम अपनी मांसपेशियों को तुरंत ऐसे कैसे कसते हो? इतना दृढ़, ऐसा लगता है कि मैं काट नहीं पाऊंगी। तुम काटने की कोशिश कर सकती हो। तुम मुझे काटने दोगे? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें खून निकाल दूंगी? मैं तैयार हूँ। सच में, तुम्हें पछतावा नहीं होना चाहिए। मेरे काटने में निश्चित रूप से व्यक्तिगत प्रतिशोध होगा, मैं तुम पर आसानी नहीं दूंगी। आकाश थोड़ा उठकर बैठ गया, फिर अपनी शर्ट उतार दी, अपने ठोस ऊपरी शरीर को उजागर किया। वह वापस प्रीति के बगल में लेट गया, उसे अपने ऊपर खींच लिया। आगे बढ़ो और काटो, देखो तुम मुझे कितना परेशान कर सकती हो। लेकिन खुद सावधान रहना, मैंने अपने पेट को बिना किसी कारण के प्रशिक्षित नहीं किया। मुझे डर है कि तुम काटने से अपने दांत तोड़ सकती हो। प्रीति दोनों परेशान और अम्यूज्ड थी। वह बहुत घमंडी था, बहुत घमंडी। क्या उसके दांत उसकी मांसपेशियों जितने मजबूत नहीं थे? उसने उससे बहस नहीं की, लेकिन नीचे झुकी और उसके पेट पर काट लिया। आकाश ने एक दबा हुआ कराह निकाला, उसका पूरा शरीर फिर से तन गया। प्रीति ने अपना सिर उठाया, उसकी ठुड्डी से पानी टपक रहा था और खुद से बुदबुदाई, अरे कोई निशान नहीं तो मैं फिर से काटूंगी। जैसे ही उसने बात की, वह नीचे झुकी और आकाश के पेट पर फिर से कुतरने लगी। लेकिन वास्तव में उसके पेट बहुत दृढ़ थे और वह इतनी कसकर तना हुआ था कि वह वास्तव में काट नहीं पाई। ये कुतरना ज्यादा से ज्यादा खरोंचने जैसा माना जा सकता था। खुद को रोक नहीं पाई, उसने आकाश के पेट पर थप्पड़ मारा। आकाश, इतने तनाव में मत रहो, मैं इस तरह काट नहीं सकती। उसके शब्द गिरने से पहले ही आकाश ने उसे पलट दिया और चट्टानों के खिलाफ दबा दिया। फिर उसके चुंबन अचानक तूफान की तरह गिरे। उसने उसे इतनी तीव्रता और तेजी से चूमा कि प्रीति विरोध नहीं कर सकी। उसने हताशा में उसे धक्का दिया, सिसकते हुए, आकाश मुझे जाने दो। आकाश ने खुद को जबरन रोका, उसकी आंखें इच्छा से भरी थीं। उसने गहरी आवाज में पूछा, तुम्हें पसंद नहीं है? मुझे पसंद नहीं है। तुम मुझसे फिर झूठ बोल रही हो। तुम्हें स्पष्ट रूप से पसंद है, तुम्हें पहले भी पसंद आया है। मैं जानता हूँ, मुझे अब पसंद नहीं है। आकाश हंसा, क्या ये पानी में होने के कारण है? लेकिन हमने पानी में कभी कोशिश नहीं की, हम अब कोशिश कर सकते हैं। प्रीति का चेहरा गहरा लाल हो गया, जैसे उस पर आग लगी हो, तेजी से जल रहा हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? आकाश ने उसे चट्टानों से उठाया और पानी में ले गया, फिर उसे गर्म पानी के कुंड के किनारे के खिलाफ दबा दिया। प्रीति, मुझे पकड़ लो। उसके पुकारने पर प्रीति का दिल कांप गया। ये पहली बार था जब उसने उसे इस तरह संबोधित किया था। आकाश, नहीं, हम नहीं कर सकते। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, आकाश का चुंबन पड़ा, उसके शब्दों को शांत करते हुए। वह उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था और अब और खुद को रोक नहीं सका। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन इतना तरकीन होगा। अगर वह अब उसका दिल चाहती, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे दे देता। गर्म पानी के धुंधले ताल में, जहां पानी की लहरें उठ रही थीं, प्रीति को आकाश ने पकड़ रखा था और उसका दिमाग कुछ भी सोचने में असमर्थ था। वह इतना शांत कैसे हो सकता है? वह इतना धैर्यवान कैसे हो सकता है? गर्म पानी का ताल और भी ज्यादा तप रहा था और उसकी चेतना धीरे धीरे कम होती जा रही थी। उसे पता नहीं चला कि कितना समय बीत गया। आकाश उसे गर्म ताल से उठाकर एक शयन कक्ष में ले गया। उसके शरीर पर एक बड़ा तौलिया लपेटा गया था। प्रीति का उलझा हुआ दिमाग आखिरकार थोड़ा साफ हुआ। उसने महसूस किया कि यह कोई भोजन कक्ष नहीं, बल्कि एक रिजॉर्ट विला था। आकाश, तुम एक घटिया आदमी हो। उसके बाल सुखाते हुए आकाश ने धीरे से जवाब दिया, मैं हूं। प्रीति ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। तुम बाहर जाओ, मैं खुद सूख जाऊंगी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसके गाल लाल हो गए थे और उसका गुस्से वाला अंदाज भी काफी प्यारा लग रहा था, जिसका आकाश पर कोई असर नहीं हुआ। वह प्रीति को बिस्तर पर ले गया। अगर मैं बाहर गया तो तुम फिर से डर जाओगी, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता। मैं अब नहीं डरती, तुम बाहर जाओ। भूतों से डर नहीं लगता अब, तुम भूत से भी ज्यादा डरावने हो। आकाश हंस पड़ा। उसने प्रीति को बिस्तर पर लिटाया, उसके बगल में लेट गया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मैंने खुद को बहुत रोका हुआ है, नहीं तो अभी तुम मुझे डांटने लायक भी नहीं होती। प्रीति ने चिढ़कर उसे 2 बार लात मारी, फिर दांत पीसकर बोली, किसी से मेरे लिए कपड़े मंगवाओ। अगर मैं कल सुबह उठी और पहनने के लिए कुछ नहीं मिला तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है मेरी महारानी, मैं अभी किसी को मंगवाने के लिए कहता हूँ। आकाश ने यह कहकर अपना मोबाइल फोन उठाया और अपने सहायक को संदेश भेजा। सहायक ने लगभग तुरंत जवाब दिया, आकाश सर, आपके और भाभी जी के कपड़े पहले से ही तैयार हैं। आकाश ने यह बरसों पुराना भाभी जी शब्द देखा तो हल्का सा मुस्कुराया और सोचा कि उसका सहायक कितना मजेदार है। वह जानता था कि उसे क्या सुनना पसंद है। उसे बाद में वेतन बढ़ाना चाहिए। प्रीति ने संदेह से उसे देखा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? आकाश ने प्यार से उसके माथे को चूमा, उसकी आवाज में कोमलता थी, कुछ नहीं। अब सो जाओ, कल पहनने के लिए नए कपड़े मिलेंगे।
जैसे ही प्रीति अपनी आंखें बंद करने वाली थी, उसे अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, मुझे गुलाबी रंग नहीं चाहिए। मुझे पता है। तभी प्रीति ने शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं। आधी रात का सन्नाटा, आलीशान अलग विला के अंदर चारों ओर अराजकता फैली हुई थी। टूटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तन और कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे, फूल जमीन पर बिखरे थे, पानी चारों ओर फैला हुआ था और महंगे कालीनों पर चाय की पत्तियां चिपकी हुई थी। किसी को भी देखकर दुख हो, लेकिन आस्था को जरा भी तकलीफ महसूस नहीं हुई। ये वो चीजें थी जो उसने संगम अस्पताल से लौटने के बाद तोड़ी थी। उसने अपने दिल की नफरत और द्वेष को बाहर निकालते हुए लिविंग रूम की लगभग हर चीज तोड़ दी थी। उसने उन सभी वस्तुओं को प्रीति मान लिया था, उन्हें बुरी तरह से जमीन पर पटक रही थी। वह जितनी ज्यादा उन्हें तोड़ती, उतनी ही राहत महसूस करती। ये पहली बार नहीं था कि उसने घर पर अपना गुस्सा उतारा हो, लेकिन ये सबसे ज्यादा हिंसक था। नौकरों ने सफाई के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उन्होंने पिछले अनुभव से सीखा था। ऐसे समय में जो कोई भी सफाई करने या आस्था को मनाने आता, वह एक चलता फिरता निशाना बन जाता और आस्था के हाथों पिटता और डांटा जाता। हालांकि आस्था बाद में उन्हें सांत्वना देती और कुछ मुआवजा देती, लेकिन नौकरों का भी अपना स्वाभिमान था और कोई पिटना या डांटा जाना नहीं चाहता था। इसलिए जब भी ऐसा होता, वे सब अपने कमरों में छिप जाते और बाहर नहीं निकलते थे। बड़े लिविंग रूम में केवल आस्था और नैना मौजूद थीं। जहां नौकर स्थिति से बच सकते थे, वहीं नैना के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह केवल आस्था को अपना गुस्सा निकालते हुए देख सकती थी, ध्यान से टूटने वाली चीजों से बचते हुए। आस्था द्वारा तोड़ी गई हर चीज नैना को दुख पहुंचा रही थी। इतने बढ़िया चीनी मिट्टी के बर्तन, महंगे और सुंदर, अगर बेचे जाते तो पता नहीं कितने पैसे मिलते। अब आस्था उन्हें बस तोड़ रही थी। कितनी बर्बादी है। जब आस्था का गुस्सा पूरी तरह से निकल गया, तभी नैना ने पास जाने की हिम्मत की और उससे बात की, आस्था जी, अब गुस्सा मत होइए। प्रीति जैसी इंसान के लिए अपनी सेहत खराब करना सही नहीं है। अगर आप गुस्सा होंगी तो वह जरूर खुश होगी, इसलिए उसके जाल में मत फंसिए। आस्था ने अपना सिर उठाया और बिना कुछ कहे नैना को कुछ देर तक गलत तरीके से घूरती रही। नैना को आस्था की उदास निगाहों के नीचे अपनी गर्दन के बाल खड़े महसूस हुए और वह कमजोर आवाज में पूछने से खुद को रोक नहीं पाए, आस्था जी, आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? आस्था ने अपनी निगाहें हटाईं और अचानक उससे पूछा, क्या तुम आकाश से शादी करके वर्मा परिवार की बहू बनना चाहती हो? नैना का दिल घबरा गया और उसने इनकार में सिर हिलाया, नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती। मैं लायक नहीं हूँ। तुम नहीं चाहती तो फिर तुमने पहले मेरी नकल क्यों की थी? क्या इसलिए नहीं कि तुम्हें लगा था कि आकाश को मुझ जैसी लड़कियां पसंद हैं और तुम ऊपर उठने की कोशिश करना चाहती थी? नैना का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने अतीत में खुद को ज्यादा आंक लिया था। मैं अपनी पिछली दृष्टता के लिए आस्था जी से माफी मांगती हूँ। कृपया मुझे इस बार छोड़ दें। मैं तब नादान थी, अपनी दादी और बड़े मामा के बहकावे में आ गई थी, ये सोचकर कि मैं अपनी चचेरी बहन की तरह वर्मा परिवार में शादी करके धन और सम्मान का आनंद ले सकती हूँ। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है, वर्मा परिवार ऐसी जगह नहीं है जहाँ मेरे जैसी कोई भी आकांक्षा कर सके। मेरी अब ऐसी कोई मंशा नहीं है। वर्मा परिवार जैसा धनी परिवार केवल आस्था जी जैसी किसी के लिए ही उपयुक्त है, न तो मेरी चचेरी बहन और न ही मैं इसके लायक हैं। आस्था जी के साथ काम कर पाना और मेरे ससुराल वालों के चंगुल से बच निकलना ही मेरे लिए बहुत बड़ी किस्मत है। मैं और कुछ मांगने की हिम्मत नहीं करती। पता नहीं उसके कौन से शब्दों ने आस्था के दिल को छू लिया, लेकिन उसका पहले से उदास चेहरा अचानक मुस्कान से भर उठा। उसने आखिरकार अपना सामान्य कोमल व्यवहार फिर से पा लिया, जैसे कि वह महिला जिसने अभी अभी एक भयानक गुस्सा दिखाया था, वह कोई और नहीं थी। नैना, तुम्हें खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। आस्था की आवाज नर्म थी, क्योंकि उसने अपने नए पॉलिश किए हुए सुंदर कत्थई रंग के नाखूनों को नीचे देखा और नैना की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। तुम वास्तव में काफी सुंदर हो, बहुत मासूम, और तुम्हारा व्यक्तित्व नर्म और कमजोर है, ठीक उसी तरह का जो आकाश को पसंद है। इससे भी महत्वपूर्ण, तुम बहुत जवान हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। पुरुष, वे सभी युवा लड़कियों को पसंद करते हैं, इसका कोई अपवाद नहीं है। नैना ने उसे अनिश्चितता से देखा, ये सोचकर कि आस्था का क्या मतलब है। क्या वह सच में चाहती थी कि वह आकाश से शादी करे? क्या वह अभी उसकी परीक्षा नहीं ले रही थी? उसने हिचकिचाते हुए कहा, जब हम अस्पताल में थे, आकाश जी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं था। ऐसा लगता है कि वह केवल मेरी चचेरी बहन को ही पसंद करते हैं, मेरे पास कोई मौका नहीं है। प्रीति, आस्था उपहास में हंसी, एक ऐसी हंसी जिसने उसके चेहरे की कोमल छाप को बिगाड़ दिया, जिससे उसका पूरा व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था। उसका चेहरा तो पहले ही खराब हो चुका है ना? वर्मा परिवार एक बदसूरत महिला को अपनी बहू के रूप में नहीं चाहेगा, क्योंकि ऐसा अमीर परिवार अपनी इज्जत नहीं गंवा सकता। लेकिन आकाश जी ने कहा था कि वह मेरी चचेरी बहन को पसंद करते हैं, भले ही वह कैसी भी बन जाए, वह उसे पसंद करते रहेंगे। छी! आस्था के चेहरे पर तिरस्कार था। क्या तुम आदमियों की बातों पर यकीन कर सकती हो? प्रीति का चेहरा जहर से सना हुआ, इतना भयानक और बैंगनी दिख रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि आकाश उसे पसंद करेगा? वास्तव में प्रीति का चेहरा अब जहर खाए हुए जैसा दिख रहा था, भयानक रूप से चोटिल। नैना को भी आकाश की बातों पर संदेह था, लेकिन प्रीति के प्रति उसका व्यवहार वास्तव में अलग लगता था। उसने पहले भी देखा था कि आकाश प्रीति के साथ अलग तरह से पेश आता था, और आज उसने तो सीधे सीधे उसे अपने प्यार का इजहार भी किया। उसके पास नाटक करने का कोई कारण नहीं था, है ना? उसकी झिझक देखकर आस्था ने धीरे से बहलाया, और अगर आकाश अभी उसे पसंद करता भी है तो क्या? अगर प्रीति अस्पताल के निदेशक के साथ सो जाए तो क्या तुम्हें लगता है कि आकाश तब भी उसे पसंद करेगा? नैना ने सिर हिलाया। आकाश सर धोखा खाया जाना बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते। आस्था ने उसे देखा, उसकी आवाज में थोड़ी नाराजगी थी। मैंने तुमसे प्रीति के लिए जाल बिछाने के लिए कहा था, तुमने अब तक इतनी देर क्यों लगा दी? अगर तुमने ये काम पहले ही कर दिया होता तो प्रीति की न केवल इज्जत बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी चली जाती।
क्या मुझे आज ऐसी शर्मिंदगी उठानी पड़ती? नैना ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। सच कहूं तो काम करने का कोई अच्छा मौका नहीं मिला। साथ ही उनके अस्पताल में हर जगह निगरानी कैमरे लगे हैं। मुझे खुद को बेनकाब करने का बहुत डर है। मैंने आपको पहले ही अपनी चचेरी बहन के चेहरे के बारे में बताया था और आपने कहा था कि वह पहले ही खेल से बाहर हो चुकी है, इसलिए मैंने उसे और ज्यादा दवा देने की योजना नहीं बनाई। आस्था ने खुद को संभाला और कहा, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें बेनकाब नहीं होने दूंगी। जब उसे दवा देने का समय आएगा तो मैं किसी को तुम्हारी मदद के लिए भेजूंगी। गारंटी है कि उनके अस्पताल के सारे निगरानी कैमरे खराब हो जाएंगे। क्या तुम अब भी चाहती हो कि वह और अस्पताल निदेशक एक घोटाले में पकड़े जाएं? जरूर। आस्था की आंखें गुस्से से जल रही थीं। मैं चाहती हूं कि वह पूरी तरह से बदनाम हो जाए। तब तक न केवल आकाश उससे नफरत करेगा बल्कि आम जनता भी उसे घृणित समझेगी। उसका इतना अपवित्र होना और उसके बुरे निदेशक का तो और भी बुरा हाल होगा। संगम अस्पताल की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। हमारे अस्पताल से कर्मचारियों को चुराने की हिम्मत की, मैं उन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। आज संगम अस्पताल का दौरा करने के बाद आस्था ईर्ष्या और गुस्से से जल रही थी। संगम अस्पताल, चाहे वह चिकित्सा कर्मचारियों की संख्या हो या उसका वातावरण, वास्तव में आस्था अस्पताल से आगे निकल गया था। ये कुछ ऐसा था जिसे आस्था बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। संगम अस्पताल के कई चिकित्सा कर्मचारी आस्था अस्पताल से चुराए गए थे, जिससे आस्था अस्पताल को नए लोगों को भर्ती करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन अब जब प्रतिष्ठा खराब हो गई थी तो मुश्किल से ही कोई वहां काम करना चाहता था। जहां तक संगम अस्पताल की बात है, वहां तो भीड़ लगी थी। आस्था अस्पताल के चरम पर होने से भी ज्यादा मरीज थे और प्रतिष्ठा तो आस्था अस्पताल की ऊंचाई से भी बेहतर थी। यहां तक कि गुल, जिस पीआर मैनेजर को उसने बर्खास्त कर दिया था, वह भी किसी तरह संगम अस्पताल में शामिल हो गया था और एक संचालन प्रबंधक बन गया था। हवा में तैरता हुआ लग रहा था, जिसने उनके पूरे संचालन और पीआर टीम को चुरा लिया था। अब प्रीति की मौत भी समस्या का समाधान नहीं करेगी। उसे यह चाहिए था कि प्रीति को पूरी तरह से बदनाम किया जाए और संगम अस्पताल की प्रतिष्ठा डूब जाए और फिर वह बंद हो जाए। तभी वे लोग जो चुराए गए थे वापस आएंगे। इसलिए प्रीति को फंसाने में अब और देरी नहीं की जा सकती थी। नैना, अगले 2 दिनों में ये काम कर दो। सही मौका ढूंढो और प्रीति और संगम अस्पताल के निदेशक संघवी दोनों को दवा दो। उन्हें ऑफिस में एक साथ सुलाओ और इस पूरे मामले को तूल दो। घोटाला जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा होगा। जब तक तुम इसमें मेरी मदद करोगी, मैं तुम्हें वर्मा परिवार में लाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। प्रीति को दवा देना कुछ ऐसा था जिसका वादा नैना ने आस्था से कुछ समय पहले किया था और वह हमेशा इसके लिए तैयारी कर रही थी, जो उसके लिए वास्तव में मुश्किल नहीं था। हालांकि वर्मा परिवार में शादी करना चुनौतीपूर्ण हिस्सा था। आस्था जी, मैं अपनी चचेरी बहन के मामले में आपकी मदद करूंगी, लेकिन वर्मा परिवार में शादी करना जरूरी है क्या? तुम नहीं चाहती? मुझे लगता है कि वर्मा परिवार में शादी करना आस्था जी के लिए ज्यादा उपयुक्त है। मैं अब सच में अपनी जगह जानती हूँ। आकाश सर और मेरे बीच एक बहुत बड़ा अंतर है जो आस्था जी के लिए मौजूद नहीं है। आप धनी परिवार की बेटी हैं। आस्था अचानक खुद पर हंसी। मैं वर्मा परिवार में शादी करूं? अगर मुझे जरा भी उम्मीद होती तो मैं तुम्हें आकाश से शादी कराने में मदद करने के लिए ऐसे गंदे हथकंडे नहीं अपनाती। यह कोई आसान काम नहीं है। क्या तुमने नहीं देखा? आकाश अब मुझसे नफरत करता है। मैंने उसे पहले इतनी बुरी तरह से धोखा दिया था, कोई भी आदमी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह मुझे दोबारा उससे शादी करने की अनुमति कैसे दे सकता है? लेकिन अगर आस्था जी आकाश सर से शादी नहीं कर सकती तो मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं श्रीमती वर्मा को पार नहीं कर सकती। वह मेरे जैसी गांव की लड़की को वर्मा परिवार में शादी करने की अनुमति कभी नहीं देंगी। डरने की क्या बात है जब तुम्हारे पास मेरी मदद है। आस्था की आवाज में आत्मविश्वास भरा था। मैंने हाल ही में श्रीमती वर्मा के साथ अपने रिश्ते सुधारे हैं। मैं तुम्हें उनसे ज्यादा बार मिलवाऊंगी और जब तक तुम आज्ञाकारी और प्यारी बनकर रहोगी, वह तुम्हें पसंद करेंगी। श्रीमती वर्मा को समझदार लड़कियां बहुत पसंद हैं और मैं उन्हें किसी से भी ज्यादा बेहतर समझती हूँ। साथ ही यह जरूरी नहीं है कि वह आकाश की शादी किसी प्रतिष्ठित परिवार की महिला से ही कराना चाहती हों। आखिरकार आकाश उनका जैविक बच्चा नहीं है। वह दिल से उसकी मदद करके उसके लिए एक बेहतरीन पत्नी ढूंढने के बजाय आकाश को एक दुखी जीवन जीते देखना पसंद करेंगी। शायद नैना की विनम्र और नीची पृष्ठभूमि ही वह थी जो श्रीमती वर्मा चाहती थी। हालांकि नैना को लगा कि आस्था का श्रीमती वर्मा के साथ रिश्ता वास्तव में सुधरा नहीं है। वह मूर्ख नहीं थी। वह महसूस कर सकती थी कि आस्था और श्रीमती वर्मा बिल्कुल करीब नहीं थे। आस्था उन्हें पहले याओ आंटी कहती थी, लेकिन अब वह उन्हें श्रीमती वर्मा कहती है, जो अलगाव का स्पष्ट संकेत है। इसके अलावा आस्था ने जिस बच्चे को जन्म दिया था उसे अभी भी श्रीमती वर्मा पाल रही थी। अगर वह अपने बेटे से मिलना चाहती थी तो उसे बार बार विनती करनी पड़ती थी और श्रीमती वर्मा केवल अनिच्छा से उसे एक बार मिलने की अनुमति देती थी। अगर श्रीमती वर्मा आस्था को भी पसंद नहीं करती थी तो वह उसे कैसे पसंद कर सकती थी? आस्था लोगों के दिलों को पढ़ने में माहिर थी। नैना की हिचकिचाहट भरी अभिव्यक्ति देखकर वह समझ गई कि नैना को श्रीमती वर्मा के साथ उसके रिश्ते पर भरोसा नहीं है। अचानक आस्था हल्के से हंसी और इत्मीनान से बोली, क्या तुम जानती हो कि श्रीमती वर्मा शक्ति कॉर्प के सभी कर्मचारियों की शारीरिक जांच का प्रोजेक्ट हासिल करने में मेरी मदद करने के लिए क्यों तैयार हुई? नैना कुछ हद तक हैरान थी। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें ऐसे फायदे दिए जिन्हें वह ठुकरा नहीं सकती थी। क्या फायदे? पैसा, बेशक, बहुत सारा पैसा। नैना चकित थी। श्रीमती वर्मा जैसी कोई इतनी ऊंची हैसियत वाली महिला क्या पैसे से प्रभावित हो सकती है? मुझे लगा था कि मेरे जैसे गरीब लोग ही पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। कोई भी पैसे के आकर्षण से अछूता नहीं है और श्रीमती वर्मा भी कोई अपवाद नहीं है। आस्था ने तिरस्कार से कहा, तुम उन्हें एक महान और ऊंची महिला के रूप में देख सकती हो, लेकिन वास्तव में उनके पास नकद की कमी है।
उन्होंने मेरे साथ मिलकर आकाश को धोखा दिया। आकाश केवल मुझसे ही नाराज नहीं है, वह श्रीमती वर्मा से भी नाराज है। इन पिछले कुछ महीनों में वह आकाश द्वारा कसकर नियंत्रित की गई हैं, उनके सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। वह अब जो पैसा खर्च कर रही हैं, वह सब मेरे द्वारा प्रदान किया जाता है। नैना को विश्वास करना मुश्किल लगा। गंभीरता से, आकाश सर अपनी माँ के खाते तक फ्रीज कर देंगे? क्या वह इतने निर्दयी हैं? वह इतने ही निर्दयी हैं, बिना किसी झिझक के रिश्ते तोड़ देते हैं। आकाश श्रीमती वर्मा का जैविक पुत्र नहीं है और आस्था को संदेह था कि आकाश को शायद ये तथ्य पहले ही पता चल चुका होगा, अन्यथा वह इतना कठोर रुख नहीं अपनाता। हालांकि इस तरह का रहस्य निश्चित रूप से नैना के साथ साझा करने की जरूरत नहीं थी। नैना आखिरकार उसके लिए सिर्फ एक मोहरा थी। नैना अनजाने में कांप उठी, यह महसूस करते हुए कि जब आकाश ने आस्था की जीभ काट देने की बात कही थी तो वह शायद शेखी नहीं बघार रहा था। अगर वह अपने ही परिवार के साथ इतना निर्दयी हो सकता है तो वह आस्था जैसी किसी की परवाह क्यों करेगा जो खून से संबंधित नहीं थी और जिसने उसे बार बार धोखा दिया था। लेकिन ये ठीक इसी वजह से है कि आकाश ने श्रीमती वर्मा के साथ इतनी कठोरता बरती है कि उन्हें सहयोगियों की तलाश करनी पड़ी है और मैं श्रीमती वर्मा की सबसे अच्छी सहयोगी हूँ। आस्था की आवाज में एक ताने का संकेत था। श्रीमती वर्मा ने शक्ति कॉर्प के कर्मचारियों की शारीरिक जांच का प्रोजेक्ट हासिल करने में मेरी मदद की और बदले में मैं उन्हें एक भारी कमीशन देती हूँ। हमारे अस्पताल में चेकअप के लिए आने वाले हर कर्मचारी के लिए मैं श्रीमती वर्मा को 700 रुपये का कमीशन देती हूँ। क्या तुम जानती हो कि शक्ति कॉर्प के मुख्यालय में अब कितने लोग हैं? नैना कुछ हद तक उलझन में थी। कितने लोग? 15,000 से ज्यादा। नैना ने ज्यादा समय तक स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी और वह ये हिसाब नहीं लगा सकती थी कि श्रीमती वर्मा को कितना पैसा मिलेगा, लेकिन वह जानती थी कि यह छोटी रकम नहीं होगी। इतने सारे? आस्था ने सिर हिलाया। इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन होने के नाते स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोग होंगे। एक बार जब सबकी मेडिकल जांच खत्म हो जाएगी तो श्रीमती वर्मा को मुझसे 1 करोड़ रुपए का कमीशन मिलेगा। बताओ, इतने सारे पैसे से क्या उनका दिल नहीं पिघलेगा? उन्हें बस कुछ मीठी बातें फुसफुसाना है और श्री वर्ण से हमारे अस्पताल को प्रोजेक्ट दिलवाना है। उन्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है और वह बस यूं ही 1 करोड़ रुपए कमा सकती हैं। इतनी होशियार होने के नाते वह ऐसे मुनाफे वाले अवसर को कैसे छोड़ सकती हैं? आस्था पहले से ही इस तरह के सौदों की आदी थी। आस्था अस्पताल ने अक्सर अन्य कंपनियों के साथ इस तरह से सहयोग किया था और कभी विफल नहीं हुई थी। कोई स्थायी दुश्मन नहीं होते, केवल स्थायी हित होते हैं। जब तक मैं श्रीमती वर्मा को पर्याप्त फायदे दे सकती हूँ, वह मुझे वह देंगी जो मैं चाहती हूँ, जिसमें वर्मा परिवार की बहू का पद भी शामिल है। इसलिए श्रीमती वर्मा की दहलीज वास्तव में पार करना सबसे आसान है। तुम्हें वास्तव में इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नैना का दिमाग कुछ खाली था। क्या अमीर लोगों के लिए पैसा कमाना इतना आसान है? बिना किसी लागत के कुछ ही शब्दों से 1 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। हमारे गांव के सैकड़ों लोग भी एक साल में इतना नहीं कमा पाते। बेशक गांव के लोग कितना पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। इसके अलावा एक बार जब तुम वर्मा परिवार में शादी कर लोगी तो तुम रानी की तरह ऊंचे उठ जाओगी और अपने गांव के लोगों से एक अलग वर्ग में हो जाओगी। नैना ने अपने हाथों को भींच लिया। वह वर्मा परिवार जैसे अमीर परिवार में शादी क्यों नहीं करना चाहेगी? हालांकि वह वास्तव में आकाश से कुछ हद तक डरी हुई थी। वह सामान्य पुरुषों से बहुत अलग था। इतना निर्दयी, इतना कठोर, कभी भी महिलाओं के प्रति थोड़ी सी भी दया नहीं दिखाता था। तुम अभी भी क्यों माथा सिकोड़ रही हो? क्या कुछ और है जिसके बारे में तुम आश्वस्त नहीं हो? आकाश सर के बारे में। नैना रुक गई, फिर एक बहुत ही चालाक तरीके से कहा, आकाश सर निश्चित रूप से आस्था जी से वास्तव में नाराज नहीं होंगे, लेकिन मुझे डर है कि वह मुझसे नाराज हो सकते हैं। डरो मत। हालांकि आकाश ठंडा लगता है, लेकिन वह वास्तव में लड़कियों पर कभी हाथ नहीं उठाता। इसके अलावा चाहे कुछ भी हो, तुम बदसूरत प्रीति से ज्यादा सुंदर हो, है ना? उसे तुम्हारी तरह की लड़कियां पसंद हैं। बस आराम करो। लेकिन नैना उसकी बातों से प्रभावित नहीं हुई। वह बहुत बेचैन महसूस कर रही थी। आस्था स्पष्ट रूप से आकाश को भी पसंद करती थी और वर्मा परिवार की बहू बनने की किसी से भी ज्यादा इच्छा रखती थी। वह बिना किसी कारण के उसे वर्मा परिवार में शादी करने में मदद क्यों करना चाहेगी? आस्था जी, आप मुझे वर्मा परिवार में शादी कराने के लिए इतनी उत्सुक क्यों हैं? क्या आप चाहती हैं कि मैं आपकी किसी चीज में मदद करूं? आस्था ने सिर हिलाया। बेशक मुझे कुछ चाहिए जो तुम मेरे लिए करो। नहीं तो मैं इतना धन्यवाद रहित काम क्यों करूंगी? नैना ने तुरंत राहत की सांस ली। तो आप मुझे ये क्यों नहीं बताती कि आपको पहले क्या चाहिए कि मैं क्या करूं? मेरी कोई और मांग नहीं है, बस ये कि जब तुम वर्मा परिवार में शादी कर लो तो मेरे बेटे की कस्टडी हासिल करने में मेरी मदद करो ताकि मैं उसे खुद पाल सकूं। वह मेरा अपना खून है और मुझे श्रीमती वर्मा के उसे पालने से अच्छा महसूस नहीं होता। मुझे उसे खुद ही पालना चाहिए। तो यह आपके बेटे के लिए है, माता पिता के प्यार से बढ़कर कुछ नहीं। मैं आपकी मंशा समझती हूँ आस्था जी। तो क्या तुम मेरी मदद करने को तैयार हो? मैं वास्तव में आस्था जी की मदद करना चाहूंगी, लेकिन मैं अभी आकाश सर से काफी डरती हूँ और उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं करती। कोई बात नहीं, बस उसे दवा दे दो। एक बार जब तुम उसके साथ सो जाओगी और उसके बच्चे की माँ बन जाओगी तो वर्मा परिवार के दरवाजे में घुसना आसान नहीं होगा। क्या आकाश को बच्चे बहुत पसंद हैं? क्या मैंने भी ऐसे ही वर्मा परिवार में शादी नहीं की थी? फिर से दवा देना। नैना सचमुच अपनी आंखें घुमाना चाहती थी। आस्था जी, अस्पताल की निदेशक ने निश्चित रूप से अपनी यह पदवी बिना किसी बात के हासिल नहीं की थी। वह इस दवा देने की रणनीति में कितनी माहिर थी। फिर भी ये तरीका सबसे प्रभावी होना चाहिए, है ना? वर्मा परिवार एक अमीर परिवार। क्या वह सचमुच इस बार सफल हो सकती है? अगर वह आकाश जैसे आदमी के साथ एक बच्चा पैदा कर सकती है, भले ही सिर्फ एक बार, तो क्या उसका जीवन सार्थक नहीं होगा?
हालांकि जोखिम बहुत बड़ा था, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उसके पास शुरू से ही कुछ नहीं था। वह सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थी। नैना ने सिर झुकाया, आज्ञाकारी और विनम्र दिखते हुए। ठीक है, तो मैं आस्था जी की व्यवस्थाओं का पूरी तरह से पालन करूंगी। आस्था ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अच्छा है, यह मोहरा काफी काम का था, न केवल प्रीति को दुखी कर रहा था, बल्कि इसे आसानी से हेरफेर भी किया जा सकता था, बस एकदम सही। तो तुम कल संगम अस्पताल जाओ और उस पर नजर रखो, प्रीति को दवा देने का मौका ढूंढो। मैं तुम्हें केवल 2 दिन दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह सबके सामने शर्मिंदा हो, उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। समझ गई, मैं समझ गई, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। निश्चिंत रहें आस्था जी। प्रीति द्वारा कूड़ा साफ करने के लिए भेजे जाने का बदला अब लिया जाने वाला था। सुबह का सूरज अभी निकल ही रहा था, हल्की सुनहरी रोशनी शीशे से छनकर पूरे शयनकक्ष को भर रही थी। प्रीति ने आंखें खोली, कमरे में भरी धूप और बगल में आकाश को देखा। आकाश ने उसके माथे पर एक गर्म चुंबन दिया और उसकी धीमी मादक आवाज आई, जाग गई। रात को अच्छी नींद आई। प्रीति ने उसे अनदेखा किया, रजाई में खुद को लपेटते हुए उठ बैठी, रात को फर्श पर फेंका हुआ तौलिया उठाया और उसे ओढ़कर बिस्तर से उतर गई। वह अपना काम साधते हुए प्रसाधन कक्ष में चेहरा धोने चली गई। आकाश बिस्तर से उठा, लिविंग रूम में गया और अपने तथा प्रीति के कपड़े लेकर उसे देने प्रसाधन कक्ष पहुंचा। प्रीति ने उसे देखते ही नजरें फेर लीं। क्या तुम कमीज नहीं पहन सकते? मुझे लगा तुम्हें मेरे एब्स पसंद हैं, इसलिए जानबूझकर नहीं पहनी। प्रीति का चेहरा लाल हो गया, उसने जल्दी से कुल्ला किया, आकाश के हाथों से कपड़े छीने और उसे दरवाजे से बाहर धकेल दिया। एक जोरदार धड़ाम के साथ आकाश बाहर बंद हो गया। उसने खुद को देखा, उसके होंठों के कोनों पर हल्की मुस्कान थी। उसने फुर्सत से अपनी पतलून और फिर कमीज पहनी। तैयार होने के बाद वह दूसरे बाथरूम में गया, चेहरा धोया, शेव किया, अपने छोटे बाल ठीक किए और फिर प्रीति के बाथरूम के बाहर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और जैसे ही प्रीति बाहर आई, उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे भोजन कक्ष की ओर ले गया। बहुत खूबसूरत। प्रीति ने उसे देखा। अध्यक्ष आकाश, तुमने तारीफ करना कब से सीख लिया? मैं व्यक्ति की तारीफ नहीं कर रहा था, कपड़ों की बात कर रहा था। प्रीति एक पल के लिए रुकी। उसे रुकते देख आकाश हंस पड़ा। मैं बस तुम्हें छेड़ रहा था, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था, कपड़ों की नहीं। ठीक है, अध्यक्ष आकाश हमेशा से अंधे रहे हैं, मुझे पता है। क्या मैं अंधा हूँ? पर मुझे लगता है तुम दुनिया में सबसे सुंदर हो। तुम्हें ये साबित करने के लिए झूठी बातें बोलने की जरूरत नहीं है कि तुम अंधे नहीं हो अध्यक्ष आकाश। तुम्हारी नजरों में मैं एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं हूँ, है ना? नहीं, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी नजरों में कीड़ा हूँ, जिसे तुम शायद कुचलकर मार डालना चाहोगी। अच्छा है कि अध्यक्ष आकाश को पता है। प्रीति ने उसे हल्की सी मुस्कान दी, अपना हाथ छुड़ाया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। टेबल पर शानदार नाश्ता लगा था। प्रीति ने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि अपने बैग से मोबाइल निकाला और उस पर कुछ बार टैप किया। आकाश ने कॉफी पॉट उठाया, उसे एक कप कॉफी देने के लिए, तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने फोन देखा। ये प्रीति थी जिसने अंततः उसकी चैट रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली थी और उसे 10,000 रुपये ट्रांसफर किए थे। कॉफी पॉट रखने के बाद वह प्रीति के बगल में बैठ गया और हल्के से पूछा, तुम मुझे पैसे क्यों ट्रांसफर कर रही हो? क्या ये कल रात की मेरी सेवाओं का शुल्क है अध्यक्ष प्रीति? प्रीति ने अपनी कॉफी पीते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल नहीं अध्यक्ष आकाश, तुम इतने कीमती नहीं हो। ये तुम्हारे खाने के लिए है। हमने कल रात तय किया था कि मैं तुम्हें डिनर दूंगी, लेकिन तुमने रेस्टोरेंट बुक किया और पहले ही पैसे दे दिए, इसलिए मुझे तुम्हें ट्रांसफर करना पड़ा। आकाश ने उसकी ओर देखा, हल्के से उसका माथा थपथपाया। क्या मैंने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया है? हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि मैं किसी काम का नहीं हूँ? खाना इतना महंगा नहीं था, तुमने बहुत ज्यादा दे दिए हैं। बाकी को फिर सेवा शुल्क ही मान लो। प्रीति ने आकाश का हाथ हटाया और खाना शुरू करने के लिए सिर नीचे कर लिया। नाश्ते के बाद जब प्रीति जाने की तैयारी कर रही थी, तो आकाश ने उसे 2 बड़े डिब्बे दिए। उसने एक लिया और खोला तो अंदर एक हर्मीज बर्किन बैग था। दूसरे डिब्बे में उसी मॉडल के अलग अलग रंग के बैग थे, एक काला और एक ग्रे। प्रीति हैरान थी, क्या तुम मुझे चुनने दे रहे हो? क्या ये मेरे लिए हैं? आकाश के होंठों के कोनों पर एक हल्की मुस्कान आई। मैंने तुम्हारे लिए ही चुने हैं, ये सभी तुम्हारे हैं। मैंने इन्हें कल सुबह ही चुना था, बस तुम्हें देने का समय अब मिला। प्रीति ने अपना पुराना बैग देखा। आकाश ने उसका पीछा किया। क्या ये भारी नहीं है? मुझे उठाने दो। कोई जरूरत नहीं, मैं संभाल सकती हूँ। अगर तुम 2 और भी दे देते तो भी मैं संभाल लेती। प्रीति का मूड बहुत अच्छा था। वह दोनों बड़े हर्मीज के डिब्बे पकड़े उपवन से बाहर निकली और ये देखकर और भी खुश हो गई कि उसकी कार कब से वहां खड़ी थी। उसने डिब्बे कार की छत पर रखे, अपने पुराने बैग से चाबियां निकाली, दरवाजा खोला और खुशी खुशी दोनों डिब्बे पिछली सीट पर रख दिए। वह आकाश की ओर सिर निकालकर मुस्कुराई। मैं चलती हूँ अध्यक्ष आकाश, तोहफों के लिए धन्यवाद। हमारे सहयोग को मत भूलना, ठीक है? उसकी शानदार मुस्कान से चकाचौंध होकर आकाश झुका और उसके चमकते होठों को चूम लिया। मैं नहीं भूलूंगा। प्रीति ने जल्दी से उसका सिर धक्का देकर दूर किया, नाराजगी से अपना मुंह पोंछा और फिर एक्सीलरेटर दबाकर चली गई। होठों पर मुस्कान लिए आकाश ने उसकी कार को उपवन से जाते हुए देखा और फिर अपनी गाड़ी में बैठ गया। योगेश, कॉप की ओर चलो। जी अध्यक्ष आकाश। काली मेबैक धीरे धीरे उपवन से निकली, शहर के केंद्र की ओर बढ़ी और अंततः शक्ति कॉप की विशाल इमारत के सामने रुक गई। आकाश कार से उतरा और इमारत में प्रवेश किया। ऑफिस में प्रवेश करते ही आकाश ने कहा, मानव संसाधन विभाग के चेतन को मुझसे मिलने को कहो। जी अध्यक्ष आकाश। सहायक योगेश ने पुष्टि की और तुरंत चेतन को फोन किया। चेतन तुरंत आया। अध्यक्ष आकाश, क्या आप मुझसे मिलना चाहते थे? आकाश ने उसके सामने संगम अस्पताल की सामग्री और शारीरिक जांच की कीमतों को फेंक दिया। आस्था अस्पताल के साथ सहयोग तुरंत समाप्त किया जाएगा।
जब संगम अस्पताल इतनी किफायती शारीरिक जांच योजनाएं दे रहा है तो आस्था अस्पताल को क्यों चुना गया? चेतन परेशान दिखा। अध्यक्ष आकाश, आस्था अस्पताल के साथ सहयोग हमारे मानव संसाधन विभाग ने तय नहीं किया था। अध्यक्ष श्रीवर्ण ने सीधे निर्णय लिया था। यदि आप सहयोग समाप्त करना चाहते हैं तो आपको श्रीवर्ण से चर्चा करनी होगी। मैं उनसे चर्चा करूंगा। तुम्हारा वर्तमान काम कर्मचारियों को शारीरिक जांच के लिए जाने से रोकना है जब तक कि हम एक नया अस्पताल तय नहीं कर लेते। चेतन ने राहत की सांस ली। ठीक है अध्यक्ष आकाश, कर्मचारियों की शारीरिक जांच तुरंत निलंबित कर दी जाएगी। इसके अलावा मैं विभिन्न अस्पतालों की शारीरिक जांच की मूल्य सूची, साथ ही योग्यताएं और अस्पताल क्षमता आदि देखना चाहता हूं। चेतन ने तुरंत कहा, हम पहले ही इनका मूल्यांकन लगभग पूरा कर चुके थे। हमारे मानव संसाधन विभाग ने मूल रूप से 3 अस्पताल चुने थे, जिसमें संगम अस्पताल पहले स्थान पर था। बस रिपोर्ट जमा होने से पहले श्रीवर्ण ने जांच के लिए अस्पताल अंतिम रूप से तय कर दिया था। आकाश ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से सिर हिलाया। अच्छा है, मुझे पता चला। मुझे अस्पताल मूल्यांकन पत्र ईमेल से भेजो। तुम अब जा सकते हो। जी अध्यक्ष आकाश, चेतन सम्मानपूर्वक कहकर जाने के लिए मुड़ा। आकाश ने चेतन के जाते हुए चेहरे को देखा, उसका भाव ठंडा था। विभिन्न अस्पतालों की शारीरिक जांच परियोजनाओं की मूल्य सूचियों वाला ईमेल तुरंत उसके इनबॉक्स में आ गया। आकाश ने इसे देखा और पाया कि आस्था अस्पताल की कीमत वास्तव में सबसे अधिक थी। दूसरे सबसे महंगे अस्पताल से भी पूरे 500 रुपये ज्यादा थी। संगम अस्पताल से तुलना करना तो दूर की बात थी। आकाश ने अपने सहायक को बुलाया और उदासीनता से कहा, योगेश, आज से एक नई सूचना जारी करो। चेतन को मानव संसाधन विभाग के निदेशक पद से मुक्त किया जाता है और उसे कॉप की अफ्रीका शाखा में स्थानांतरित किया जाता है। जब वह शारीरिक जांच के लिए एक उचित अस्पताल भी नहीं चुन सकता तो उसे कुछ अच्छी ट्रेनिंग के लिए अफ्रीका भेजो। सुधार होने के बाद वह वापस आ सकता है। जी अध्यक्ष आकाश। सहायक चला गया और जल्द ही पूरी कंपनी में नियुक्ति और पदमुक्ति की सूचना जारी कर दी। कॉप में हर कोई इस घोषणा से स्तब्ध था, क्योंकि चेतन को एक मजबूत समर्थन वाला व्यक्ति माना जाता था। सबसे पहले आकाश के ऑफिस में हिसाब किताब करने के लिए उपाध्यक्ष आए। उनके चेहरे पर गुस्सा मुश्किल से छिपा था। अध्यक्ष आकाश, तुमने अचानक चेतन को उसके पद से क्यों हटा दिया? और उसे अफ्रीका भी भेज रहे हो? तुम्हें ऐसे बड़े फैसले पर मुझसे चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। आकाश अपनी बड़ी ऑफिस डेस्क के सामने बैठा था। उसने उदासीनता से ऊपर देखा। उपाध्यक्ष जी, क्या आप भूल गए हैं कि आप मेरे अधीन हैं और मैं कॉप का सीईओ हूं? आप सिर्फ खानपान व्यवसाय के उपाध्यक्ष हैं। क्या मुझे ये तय करने के लिए आपसे चर्चा करने की जरूरत है कि मैं किसे नियुक्त या बर्खास्त करूं? क्यों ना आप खुद ही सीईओ बन जाएं और मैं आपको अपना पद दे दूं? उपाध्यक्ष गुस्से से भड़क गए। यह मत सोचो कि तुम मुझे अपने पद से दबा सकते हो। मैं श्रीवर्ण के साथ कॉप बना रहा था जब तुम मिट्टी में खेलना भी नहीं जानते थे। सीईओ होने के बावजूद तुम इतने मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकते और कॉप में योगदान देने वाले कर्मचारियों को यूं ही बाहर नहीं निकाल सकते। आकाश का सुंदर चेहरा असाधारण रूप से उदासीन बना रहा। उसने बेख्याली से कहा, क्या हुआ अगर मैं तुम्हें अपने पद से दबाता हूं? असंतुष्ट हो? तुम भी श्रीवर्ण बन जाओ, श्रीवर्ण के बेटे बन जाओ और तुम भी कॉप के सीईओ बन सकते हो। तुम, चेतन की क्या उपलब्धि है? उसने अब कॉप को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाया है। अगर तुम उसके लिए पैरवी करोगे तो मैं तुम्हें भी बर्खास्त कर दूंगा। तुम और तुम्हारा बेटा अफ्रीका में एक साथ खदान खोदने जा सकते हो। हालांकि वहां की स्थितियां कठोर हैं। कॉप में आलस्य के आदी होने के बाद यह अनिश्चित है कि तुम वहां कितने दिन टिक पाओगे। उपाध्यक्ष हतप्रभ और आग बबूला थे। तुमने क्या कहा? क्या तुम मेरा उपाध्यक्ष पद भी हटाने जा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आकाश ने अपने सहायक की ओर मुड़कर कहा, एक और घोषणा जारी करो कि तत्काल प्रभाव से उपाध्यक्ष को कॉप के उपाध्यक्ष के कर्तव्यों से मुक्त किया जाता है और वह कॉप के खानपान व्यवसाय के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। सहायक ने तुरंत जवाब दिया, जी अध्यक्ष आकाश। उपाध्यक्ष लगभग गुस्से से मरते मरते योगेश से लिपट गए, उसे घोषणा जारी करने से रोकते रहे। अगर वह घोषणा बाहर चली गई तो उनकी सारी इज्जत चली जाएगी। योगेश से चिपके रहते हुए उन्होंने आकाश को कोसा, आकाश, तुम पागल हो गए हो? तुम मुझे बर्खास्त करने की हिम्मत करते हो? जब तुम्हारा भाई था तो तुम मुझे सम्मान से अंकल कहते थे और त्योहारों पर मेरे घर खुद तोहफे लाते थे। अब जब तुम सीईओ बन गए हो तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सचमुच अपना दिमागी संतुलन खो चुके हो। मेरा भाई है और मैं खुद हूँ। मेरे भाई ने तुम्हारा सम्मान किया, उसके पास शिष्टाचार था। मैं तुम्हें बर्खास्त कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारी क्षमताओं को महत्व नहीं देता। आकाश ने पलटवार किया। आकाश शांत और उदासीन रहा। बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के जो कुछ भी कॉप के विकास में बाधा डालता है उसे हटा दिया जाएगा, चाहे वह कोई परियोजना हो या कोई व्यक्ति। चेतन ने कॉप को भारी नुकसान पहुंचाया है। अगर तुम ये हंगामा जारी रखते हो तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा और उन्हें मामले की जांच करने दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेटा जांच का सामना कर सकता है? मेरा बेटा निश्चित रूप से जांच का सामना कर सकता है। आकाश ने सिर हिलाया। अच्छा है, योगेश, पुलिस को बुलाओ और पद का दुरुपयोग करके किकबैक लेने वाले के खिलाफ रिपोर्ट करो। चेतन को अफ्रीका जाने की जरूरत नहीं है, वह सीधे पुलिस स्टेशन जाकर जांच में सहयोग कर सकता है। उपाध्यक्ष का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसी क्षण उनकी पीठ पर ठंडा पसीना फूट पड़ा। उनकी कांपती उंगलियां आकाश की ओर इशारा कर रही थीं। तुम मेरे बेटे को मौत के मुंह में धकेल रहे हो। आकाश का भाव अभी भी उदासीन था। क्या तुमने अभी अभी यह नहीं कहा था कि तुम्हारा बेटा जांच का सामना कर सकता है? अब तुम क्यों कह रहे हो कि मैं उसे मौत के मुंह में धकेल रहा हूं? ऐसा लगता है कि तुम जानते हो कि वह गलत काम कर रहा था, साइड में काफी फायदा उठा रहा था, है ना? जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, श्रीवर्ण जल्दी से अंदर आए। उनका चेहरा बहुत भयानक लग रहा था और उनकी आवाज में गुस्सा था। हम पुलिस को नहीं बुला सकते। आकाश, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो?
क्या तुम वाकई कॉप को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? आकाश ने आखिरकार श्रीवर्ण को देखा और उसके चेहरे पर अंत में भावना का एक निशान दिखाई दिया। उसने श्रीवर्ण को उपहास भरी नजर से देखा। श्रीवर्ण, कॉप को वास्तव में कौन बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, मैं या आप? एक कर्मचारी शारीरिक जांच परियोजना और आप मुझे दरकिनार कर देते हैं। मैं बस एक सामान्य कार्मिक बर्खास्तगी कर रहा हूं और आप कह रहे हैं कि मैं कॉप को बर्बाद करना चाहता हूं। क्या बात है, क्या चेतन के बिना कॉप काम नहीं कर सकती? अगर वह और उसका बेटा कॉप छोड़ दें तो क्या ये ढह जाएगी? मुझे ये बकवास मत बताओ, श्रीवर्ण ने गुस्से से कहा। कर्मचारी शारीरिक जांच परियोजना मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित की गई थी, इसका चेतन से कोई लेना देना नहीं है। तुम उसे उसके पद से क्यों हटा रहे हो? क्योंकि वह रिपोर्ट करने में अपने कर्तव्य में विफल रहा। कॉप के सीईओ के रूप में मैं उसका सीधा श्रेष्ठ हूं। कर्मचारी शारीरिक जांच परियोजना के साथ उसे मेरी समीक्षा के लिए पहले मुझे रिपोर्ट करना चाहिए था, न कि स्तरों को छोड़कर सीधे श्रीवर्ण को रिपोर्ट करना चाहिए था। आकाश की ठंडी निगाह श्रीवर्ण और उपाध्यक्ष के चेहरों पर घूम गई। या क्या आप जानबूझकर सीईओ के रूप में मेरी भूमिका को कम करना चाहते हैं? आज शारीरिक जांच परियोजना मेरी जानकारी के बिना अनुमोदित हुई है, कल कोई और परियोजना होगी और परसों शायद सभी परियोजनाओं को मेरे माध्यम से जाने की जरूरत नहीं होगी, है ना? क्या श्रीवर्ण मेरे तत्काल इस्तीफे की उम्मीद कर रहे हैं? श्रीवर्ण इतने गुस्से में थे कि वे लगभग आकाश को थप्पड़ मारना चाहते थे। उन्होंने अपने गुस्से को बलपूर्वक दबाया, दांत पीसते हुए कहा, बातों को बड़ा चढ़ाकर मत बताओ, ये सिर्फ एक शारीरिक जांच परियोजना है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे पास से जाना तुम्हें कमजोर करना नहीं है, क्या बाकी सभी परियोजनाएं तुम्हारे हाथों में नहीं है? इसका चेतन से कोई लेना देना नहीं है, उसे इसमें मत घसीटो और उपाध्यक्ष को भी मत घसीटो। मैंने व्यक्तिगत रूप से आस्था अस्पताल को चुना था। तुम इसे जैसे भी कहो, आस्था ने वर्मा परिवार के लिए एक पोते को जन्म दिया है, हमें कम से कम उसका थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए। आकाश ने ठंडे लहजे में कहा, तो इसका मतलब है कि आप भाई भतीजावाद में लगे हुए हैं। सिर्फ अपने बच्चों के प्रति व्यक्तिगत भावनाओं के लिए आप कॉप को 10 करोड़ से अधिक का नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं। तब आप श्रीवर्ण के रूप में अयोग्य हैं और आपको दोष लेना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। आपके श्रीवर्ण होने से कॉप जल्द ही आपके द्वारा बर्बाद कर दी जाएगी। उसके सामने खड़े उपाध्यक्ष ने तेजी से सांस ली। आकाश वास्तव में पागल था। उसने अपने ही पिता को भी नहीं बख्शा, सीधे श्रीवर्ण से दोष के साथ इस्तीफा देने की मांग कर दी। इस बिंदु पर श्रीवर्ण का चेहरा राख जैसा हो गया था। आकाश ने वास्तव में उनके लिए कोई गरिमा नहीं छोड़ी। वह कुछ हद तक नियंत्रण हासिल करना चाहते थे, लेकिन ये स्पष्ट रूप से असंभव था। शारीरिक जांच परियोजना वास्तव में उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं का मामला था। और अधिक इज्जत न खोते हुए वह उपाध्यक्ष से बस इतना ही कह पाए, उपाध्यक्ष जी, आप अपने कर्तव्यों को पूरा करें, मैं यहाँ चीजों को संभाल लूंगा। उपाध्यक्ष जानते थे कि उनकी गरिमा को उनके ही बेटे ने पूरी तरह से रौंद डाला है और वे अंदर से बेहद उत्तेजित थे। उन्हें वास्तव में अब और वहां नहीं रुकना चाहिए। आखिरकार यह असंभव था कि श्रीवर्ण वास्तव में उन्हें और उनके बेटे को अफ्रीका भेज देंगे। घर पर ही खबर का इंतजार करना सही होगा। मुझे तब मेरे और मेरे बेटे की ओर से न्याय के लिए खड़े होने के लिए श्रीवर्ण को परेशान करना पड़ेगा। ये श्रीवर्ण से कहने के बाद वह मुड़े और चले गए। दफ्तर का दरवाजा बंद हो गया और श्रीवर्ण ने बातचीत फिर से शुरू की। आकाश, तुम करना क्या चाहते हो? ये बस 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है ना? अगर आस्था ये पैसा कमा लेती है तो क्या हो जाएगा? आकाश नहीं चाहता था कि आस्था एक पैसा भी कमाए। वह बहुत निश्चिंत जीवन जी रही थी, शायद इसीलिए वह बार बार प्रीति को परेशान करती थी और जानबूझकर यह भी कहा कि वह उसे पसंद करता है, सिर्फ प्रीति को चिढ़ाने के लिए। क्या तुम पहले आस्था को तुच्छ नहीं समझते थे? तुम ये भी जानते थे कि वह अच्छी इंसान नहीं है ना? तो अब तुम उसे पैसा कमाने में क्यों मदद कर रहे हो? क्या वह ये पैसा कमाने के लायक है? आखिरकार उसने तुम्हारे बड़े भाई के लिए एक बेटा पैदा किया है, उनके वंश को आगे बढ़ाया है। उसने मेरे बड़े भाई को बेटा दिया है और परिवार पहले ही उसे 1 अरब से ज्यादा के फायदे दे चुका है। क्या ये काफी नहीं है? क्या तुम सिर्फ उसे और पैसा देने के लिए शक्ति कॉप के खजाने को खाली कर दोगे? 1 करोड़ से कॉर्पोरेशन खाली नहीं हो जाएगा। क्या तुम आस्था पर मोहित हो गए हो? श्रीवर्ण ने कभी नहीं सोचा था कि आकाश ऐसी बात कहेगा। वह पल भर के लिए अवाक रह गए, फिर गुस्से से भड़क उठे। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे दिमाग में दिन भर क्या चलता रहता है? उन्हें लगा कि एक दिन आकाश के गुस्से से उनकी मौत हो जाएगी। वह कुछ भी कहने की हिम्मत करता था, बिना किसी परिणाम की परवाह किए। शुक्र है उन्होंने पहले ही मनोज को बाहर जाने के लिए कह दिया था, वरना इस पूरी तरह से गैर मौजूद मुद्दे पर वह क्या सफाई देते। आकाश ने उनके गुस्से को नजरअंदाज करते हुए उदासीनता से पूछा, तो फिर तुम अचानक उसकी मदद क्यों कर रहे हो? तुम्हारी माँ ने कहा कि वह दयनीय है। आस्था अस्पताल अब बंद होने वाला है और तुम्हारी माँ ने मुझसे उसकी मदद करने के लिए कहा, इसीलिए मैंने कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच आस्था अस्पताल में कराने का फैसला किया। उन्होंने विजय से आकाश को दरकिनार करवाकर सीधे स्वास्थ्य जांच के समझौते को अंतिम रूप दिलवाया था। आस्था दयनीय है, इसलिए वह बाजार मूल्य से दुगुनी से भी ज्यादा कीमत का कोटेशन इस्तेमाल कर सकती है और तुमने उसका अस्पताल चुना। अगर तुम्हें हमेशा इस तरह पैसे गंवाने में मजा आता तो कॉर्पोरेशन बहुत पहले दिवालिया नहीं हो गया होता। आस्था अस्पताल में इतनी ज्यादा कीमतें उद्धृत करने की हिम्मत कहां से आई? उसे यह साहस किसने दिया? श्रीमती वर्मा ने। उसने आस्था से कितना फायदा लिया है? वर्ण परिवार का कॉर्पोरेशन एक ही समय में आस्था और यादव दोनों परिवारों का समर्थन कर रहा है, उन्हें मजाक उड़ाने और खुद को मजबूत करने की अनुमति दे रहा है। ये सचमुच चौंकाने वाला है। इसका तुम्हारी माँ से कोई लेना देना नहीं है। वह आस्था से फायदे कैसे ले सकती है? उन्हें बस कुछ फायदा लेने दो, ठीक है? हमेशा इतना तुच्छ मत बनो। तुम पहले प्रीति के प्रति तुच्छ थे और अब तुम आस्था के प्रति तुच्छ हो।
तुम अपनी यह कंजूस आदत कब बदलोगे? मैं इसे बदल नहीं सकता और न ही मुझे इसे बदलने की जरूरत है। तो अध्यक्ष भी बेवकूफ़ हैं। तुम हमेशा कहते हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ, लेकिन सबसे बेवकूफ़ इंसान तुम खुद हो। अगर तुम्हारी प्रिय पत्नी ने कोई कमीशन नहीं लिया है तो मैं तुरंत कॉर्पोरेशन से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन अगर उसने लिया है तो तुम रिटायर हो जाओ। कैसा रहेगा? श्री वर्ण तुरंत आकाश पर चिल्लाए, क्या तुमने कॉर्पोरेशन को विरासत में लेने का अपना अधिकार नहीं छोड़ दिया था? तुम अभी भी मुझे रिटायर होने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो? मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुम पहले ही एक कागजी समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हो। अगर मैं रिटायर हो भी जाऊं तो भी कॉर्पोरेशन भविष्य में तुम्हारे बड़े भाई के बच्चों का होगा, तुम्हारा उसमें कोई हिस्सा नहीं होगा। विरासत के अधिकार छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि मैं कॉर्पोरेशन का एक दबा हुआ सीईओ बनना चाहता हूं। अगर तुम रिटायर हो जाते हो तो मैं कॉर्पोरेशन में बहुत ज्यादा सहज हो सकता हूं और मेरे काम के कई पहलुओं पर तुम्हारी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की पदसोपान को दरकिनार करने वाली घटनाएं भी नहीं होंगी। मैंने तुम्हारे पोते के लिए कॉर्पोरेशन को अपनी पूरी क्षमता से विकसित करने में मदद करने के लिए अपना काम किया है। तुमने ये भी कहा था कि कॉर्पोरेशन में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। अगर मैं वहां असहज हूं तो मैं बस इस्तीफा दे दूंगा। तुम मेरी जगह जिसे चाहो उसे ढूंढ सकते हो। आकाश को कॉर्पोरेशन हर महीने जो वेतन देता था वह उसकी अपनी कंपनी की कमाई के मुकाबले कुछ भी नहीं था। वह वास्तव में अपनी कंपनी के हितों का त्याग कर रहा था। श्री वर्ण को पता चला था कि उसके पास 100 अरब के कीमत की कम से कम 7 या 8 कंपनियां थीं। एक लंबे विराम के बाद श्री वर्ण ने फिर से कहा, मुझसे रिटायर होने के लिए कहने के बारे में सोचना भी मत। आज की घटना फिर कभी नहीं होगी। अब से कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट्स के बारे में सभी फैसले तुम ही लोगे। आकाश ने सिर हिलाया, तो फिर विजय को पहले अफ्रीका ट्रांसफर किया जाएगा? नहीं, क्या तुमने सुना मैंने अभी क्या कहा? विजय का इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। तुम हमेशा उसे ही क्यों परेशान करते हो? क्योंकि उसने मुझे सीईओ के तौर पर नजरअंदाज किया और मेरे ऊपर से काम किया। वह मानव संसाधन का प्रभारी है। पूरे स्टाफ की शारीरिक जांच इतना जरूरी मामला है, उसने मुझे सूचित नहीं किया। यह शर्मनाक था जब प्रीति ने मुझसे पूछा कि उनके अस्पताल को क्यों नहीं चुना गया और मैं एक भी जवाब नहीं दे सका। श्रीवर्ण हैरान रह गए, तुम क्या कह रहे हो? प्रीति ने तुमसे बात की शारीरिक जांच के बारे में? मैंने सोचा था कि वह अब तुमसे संपर्क नहीं करेगी। तुम्हारा रिश्ता अभी भी ठीक है। ये ठीक ठाक है, लेकिन अगर तुम आस्था का प्रोजेक्ट रद्द कर देते हो तो हमारा रिश्ता थोड़ा और सुधर सकता है। उसने प्रीति द्वारा दिए गए दस्तावेज श्री वर्ण को सौंप दिए। ये संगम अस्पताल का शारीरिक जांच प्रोजेक्ट और कोटेशन है जो मुझे प्रीति ने दिया है। तुम उपहास से न डरते हो, पर मैं तुम्हारे साथ अपनी इज्जत नहीं गंवाना चाहता। श्री वर्ण ने दस्तावेज लिए और उन पर नजर डालते ही उनकी भौहें अनैच्छिक रूप से सिकुड़ गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कीमत का अंतर इतना ज्यादा होगा। उन्होंने दस्तावेज वापस मेज पर रख दिए। उनकी भौहें अभी भी सिकुड़ी हुई थीं। क्या तुम्हारी माँ में सचमुच कोई समस्या है? हाँ, अभी उनकी आस्था के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं और इस बार उसकी मदद करने के लिए उन्होंने यकीनन कोई फायदा लिया है। जब तुम जांच करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। श्री वर्ण ने सिर हिलाया, फिर जाने के लिए मुड़े। हालांकि आकाश ने कहा, मैंने पहले ही उनके सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। अगर तुम जांच करना चाहते हो तो देखो कि क्या उन्होंने हाल ही में किसी और का बैंक कार्ड इस्तेमाल किया है। श्री वर्ण हैरान होकर वापस मुड़े, तुमने अपनी माँ के खाते कब फ्रीज किए? और तुम ऐसा क्यों करोगे? मैंने सिर्फ उन्हें धोखा दिए जाने से रोकने के लिए, उनकी संपत्ति के नुकसान से बचने में मदद करने के लिए ऐसा किया है, उसने जवाब दिया। श्री वर्ण अपनी पत्नी पर लगभग आंख मूंद कर विश्वास करते थे। अपनी माँ के खाते अनफ्रीज करो और भविष्य में उन्हें मनमाने ढंग से फ्रीज मत करना। वह पैसे के बिना गुजारा कैसे करेंगी? समझ गया, आकाश ने उदासीनता से जवाब दिया। हालांकि उसका इरादा श्रीमती वर्मा के खाते अनफ्रीज करने का बिल्कुल नहीं था। वह बदसूरत महिला जिसे तुमने पुलिस स्टेशन में देखा था, क्या तुम्हें याद आया कि वह कौन है? श्री वर्ण गंभीर हो गए, मुझे उसका जरा भी ख्याल नहीं है। श्री वर्ण के जाने के बाद आकाश ने बॉडीगार्ड युवराज को बुलाया। क्या उस महिला में कोई असामान्यता दिखी है? युवराज ने आदरपूर्वक जवाब दिया, अध्यक्ष आकाश, उसने कोई असामान्यता नहीं दिखाई है। वह बहुत शांत है। हालांकि वह गहरे पहाड़ों में रहने के लिए वापस नहीं गई है। वह शहर के बीचों बीच बस गई है। वह पहाड़ों में वापस नहीं गई। तो अब वह कहाँ रह रही है? वह पुराने शहर के जिले में एक पुराने मकान में रह रही है। उसके पास पैसे नहीं थे और उसे दूसरों से बस कार्ड स्वाइप करने में मदद के लिए पूछना पड़ा। तो फिर अब शहर में रहने का फैसला करने के पीछे उसका क्या मकसद था? वह और किसे मारना चाहती थी? आकाश के दिल में एक बुरा ख्याल आया। तुमने जांच की है? वह घर लीलावती के नाम पर है। हालांकि संपत्ति पिछले साल उसे ट्रांसफर की गई थी और जिस व्यक्ति ने इसके लिए भुगतान किया था वह वरिष्ठ अध्यक्ष शौर्य के सबॉर्डिनेट में से एक था। तो मेरे बड़े भाई ने उसके लिए घर खरीदा। अध्यक्ष आकाश, वरिष्ठ अध्यक्ष शौर्य का वह सबॉर्डिनेट पहले ही मर चुका है। लीलावती के लिए घर खरीदने के बाद उसकी मौत हो गई थी। मर गया? उसकी मौत कैसे हुई? क्या इसका लीलावती से कोई संबंध है? पुलिस ऑटोप्सी रिपोर्ट बताती है कि उसकी मौत डूबने से हुई थी और अभी तक ये लीलावती से असंबंधित लगती है। आकाश ने सिर हिलाया, असंभव। मेरे भाई का सबॉर्डिनेट तैर नहीं सकता हो, ऐसा नहीं हो सकता, उसकी हत्या की गई थी। जरूरत नहीं है, पता लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सिर्फ समय बर्बाद होगा। बस अपने लोगों को लीलावती पर नजर रखने के लिए कहो। इस बीच श्री वर्ण घर लौट आए थे। बैठक के कमरे में 3 महीने का पोता नमन लगातार रो रहा था और श्रीमती वर्मा ने काले चेहरे से उन्हें डांटा, बेकार चीजें, तुम एक बच्चे को भी शांत नहीं कर सकती, तुम किस काम की हो? श्री वर्ण दरवाजे पर खड़े थे, अपनी पत्नी के विकृत चेहरे को देख रहे थे। अपने बड़े बेटे की मौत के बाद से वह और ज्यादा चरमपंथी हो गई थी।
उनकी भौहें अनैच्छिक रूप से सिकुड़ी हुई थीं। बहुत हो गया, उसे शांत करने के लिए ऊपर ले जाओ। अगर बच्चा ठीक महसूस नहीं कर रहा है तो उसे जांच के लिए अस्पताल ले जाओ। एक दाई ने कहा, छोटे मालिक को बस फॉर्मूला दूध नहीं पीना है। वह हमेशा माँ का दूध पीता रहा है, लेकिन दूध पिलाने वाली दाई कल चली गई और तब से दूध पिलाने वाली दाई चली गई। ऐसा क्यों? श्रीमती वर्मा ने गुस्से को दबाते हुए ठंडी सांस ली। जब वह नमन को दूध पिला रही थी तो उसने बच्चे को गला घोंट दिया। मैंने इसके लिए उसे डांटा और उसमें मुझे जवाब देने की हिम्मत थी, इसलिए मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। श्री वर्ण ठंडे चेहरे से बोले, तुम इतनी तुच्छ क्यों हो? अब नमन के पास पीने के लिए माँ का दूध नहीं है। तुम्हें किस बात की इतनी जल्दी है? मैं नमन के लिए बस दूसरी ढूंढ लूंगी, मुझे अपने पोते की परवाह तुमसे ज्यादा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सचमुच उसके साथ गलत करूंगी? श्री वर्ण अभी भी शारीरिक जांच प्रोजेक्ट को लेकर चिंतित थे। उन्होंने दायों की ओर मुड़कर कहा, ऊपर जाओ, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें बच्चे का अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा। श्रीमती वर्मा को तब श्री वर्ण से पूछना याद आया, तुम कॉर्पोरेशन नहीं गए थे? इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? श्री वर्ण सोफे पर बैठ गए, चाय की चुस्की ली और ठंडे चेहरे से पूछा, तुमने आस्था से कितना कमीशन लिया? कमीशन? कैसा कमीशन? श्रीमती वर्मा पूरी तरह से अनजान लग रही थी। श्री वर्ण, तुम क्या कह रहे हो? नाटक बंद करो। आकाश ने पहले ही मुझे बता दिया है कि तुमने आस्था से उसके लिए कॉर्पोरेशन की शारीरिक जांच परियोजना को सुरक्षित करने के लिए 1 करोड़ कमीशन लिया। मैंने नहीं लिया। आकाश को बकवास करते हुए मत सुनो। क्या तुमने नहीं कहा था कि शारीरिक जांच परियोजना को तुमने व्यक्तिगत रूप से मंजूरी दी थी? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ नहीं कहता उसे कभी पता नहीं चलेगा? प्रीति के अस्पताल का कोटेशन आस्था अस्पताल के आधे से भी कम है और वह आकाश के पास गई थी। फिर से वह हमेशा वही क्यों होती है? आकाश उसे बहुत पहले ही तलाक दे चुका है, वह अभी भी उसका पीछा कैसे कर सकती है? उसमें बिल्कुल शर्म नहीं है। क्या तुम्हारे उससे और कोई मतभेद हैं? श्रीमती वर्मा का दिल तेजी से धड़क उठा और उन्होंने जल्दी से जवाब दिया, नहीं नहीं, मेरे उससे क्या मतभेद हो सकते हैं? मैं पिछले 3 महीनों में घर से बाहर नहीं निकली हूँ। तो तुमने सच में आस्था अस्पताल से 1 करोड़ कमीशन लिया है ना? श्रीमती वर्मा ने और नाटक करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्होंने बस धीमी आवाज में कहा, मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं कोई कमीशन नहीं चाहती थी। ये तो आस्था थी जिसने मेरा धन्यवाद करने पर जोर दिया और इसे मुझे देना चाहती थी। श्री वर्ण तुरंत गुस्से से भड़क उठे और धड़ाम की आवाज के साथ उन्होंने चाय का प्याला मेज पर दे मारा। तुमने मेरी पीठ पीछे आस्था अस्पताल से कमीशन लिया। तुम वर्ण परिवार की पहली मैडम हो, मेरी पत्नी हो। तुम कमीशन लेने जैसा मूर्खतापूर्ण काम कैसे कर सकती हो? क्या मेरे पास तुम्हारे खर्चने के लिए पैसे की कमी है? तुम वर्ण परिवार की प्रतिष्ठा, कॉर्पोरेशन की प्रतिष्ठा को सिर्फ 1 करोड़ के लिए खराब करने को तैयार हो। तुम इतनी तुच्छ कैसे हो सकती हो? श्री वर्ण, गुस्सा मत होइए, मुझे बस आस्था पर तरस आया, इसलिए मैं उसकी मदद करना चाहती थी। उसने हमारे वर्ण परिवार को इतना प्यारा बच्चा दिया, अगर मैं उसकी मदद नहीं करती तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाती। ये तो आस्था थी जिसने मुझे एक कार्ड देने पर जोर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मुझे 1 करोड़ देगी। मैंने इसे इस्तेमाल भी नहीं किया है, मैं इसे बच्चे के लिए बचा रही हूँ। तुरंत आस्था को पैसा वापस कर दो। हाँ हाँ हाँ, मैं उसे तुरंत वापस कर दूंगी। जब आस्था आएगी तो मैं उसे कार्ड वापस कर दूंगी। वास्तव में वह पहले ही पैसे का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर चुकी थी। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।